नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जयंती नटराजन ने छोड़ी कांग्रेस, राहुल गांधी पर लगाए आरोप, सरकार कराएगी जांच, कांग्रेस ने किया बचाव। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, केंद्रीय मंत्रियों समेत 120 सांसदों ने संभाला मोर्चा, चुनाव खर्च से लेकर लोकायुक्त तक आपसे सवाल। कोल इंडिया के शेयरों के लिए खुदरा निवेशकों में नहीं दिखा उत्साह, आधे से भी कम शेयरों की लगाई बोली, संस्थागत निवेशकों ने लिया हाथों हाथ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इमामबाड़े में विस्फोट, 33 नमाजियों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। क्रिकेट विश्व कप से पहले भारतीय टीम को झटका, आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने 3 विकेट से दी मात, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होगी खिताबी भिड़ंत। और देखते हैं पहली खबर। तो चुनाव प्रचार के अब कुछ दिन बचे हैं और दिल्ली में चुनावी रण बेहद रोमांचक होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने केंद्र में मंत्रियों को दिल्ली में न सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बल्कि अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी उतार दिया है और साथ ही साथ लगातार आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार भी जारी है। साथ ही साथ अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के पास प्रशासनिक क्षमता भी नहीं है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर जनता से वोट मांग रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के लिए अपने विभाग के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। इसमें अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करना वो नहीं भूले। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों आपस में मिलके साथ ही साथ चले और काम करे, तभी दिल्ली का विकास संभव होगा। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन भी 5 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं। इसमें चुनावी खर्चों से लेकर पार्टी में महिलाओं की उपेक्षा और लोकपाल के मुद्दे से पीछे हटने का जिक्र है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक क्षमताओं पर ही सवाल उठा दिए। तो हर बात को वादा खिलाफी करने का काम ये आप पार्टी में। एक बाजू एक झूठ बोलने वाला नेतृत्व, गलत बातें देने वाला नेतृत्व है, अपने वादों से मुकरने वाला नेतृत्व है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी का नेतृत्व है। वो जो कहते हैं वो करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सवालों का जवाब देने की बजाय मुद्दों पर चर्चा करने की चुनौती दी है। भाजपा असली मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रही है। हम 5 क्या, हम तो 50 सवालों के जवाब देने को तैयार है। हम तो पिछले कई दिनों से किरण जी को आके कह रहे हैं कि आइए डिबेट करिए, परंतु यह स्पष्ट है कि आज के दिन भाजपा असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सवालों और केंद्र के कामों को खूब प्रचारित कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुद्दों पर बहस की चुनौती दे रही है। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी का एक विज्ञापन शुक्रवार को दिन भर सुर्खियों में रहा। बीजेपी के इस विज्ञापन में आम आदमी पार्टी पर अन्ना का सहारा लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन को अन्ना का अपमान और संसदीय परंपराओं को तोड़ने वाला बताया। बयानों और आरोपों की सियासत के बीच बीजेपी की ओर से आए एक विज्ञापन ने राजनीति गरमा दी है। बीजेपी ने विज्ञापन में यूं तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन अन्ना हजारे की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई दिखने से विवाद भड़क गया। आम आदमी पार्टी इसे अन्ना का अपमान बता रही है। क्या इसको स्वीकृत करा के ये विज्ञापन छापा गया है? क्या ये चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है कि किसी भी तरह का आप विज्ञापन छाप सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी किसी के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे लगा घबरा गए हैं, डेस्परेट हैं, कहीं डर गए हैं, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर काफी आक्रामक व्यंग किए हैं, लेकिन बीजेपी अपने ही अंदाज में इसका जवाब भी दे रही है। नक्सलाइट कैरेक्टर के पॉलिटिशियन से हमको आगाह करना पड़ेगा, और इसलिए ऐसे पॉलिटिशियन को जो नक्सलाइट रोड पर जा रहा है, नक्सलाइट मार्ग पर जा रहा है,
उससे हमको जनता को आगाह करना है, इसलिए हमने ये शुरू किया है। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, ऐसे में विज्ञापनों के जरिए जंग भी दिलचस्प होती जा रही है। स्मृति रस्तोगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की राजनीति और इस पोस्टर वार पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, जिस तरीके के प्रचार हो रहे हैं और अब आज हालिया जो ये पोस्टर एक नया विवाद को जन्म दे रहा है, कैसा लग रहा है कि अब मामला कहीं बहुत ही तीखे और मैं कहूं अपशब्दों वाली प्रचार शैली पर उतर आया है? देखिए, जैसे कहा गया ना कि आम आदमी पार्टी पहले वो हथकंडे कुछ अपनाती थी, अब बीजेपी भी वही अपना रही, क्योंकि इस तरह का माहौल पहले बहुत कम दिल्ली में उस तरह का देखने को मिला और कड़वाहट, बिल्कुल एक झल्लाहट। लेकिन आप ये देखिए कि ये कहना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो पोस्टर की चर्चा हो रही है, जिसको आम आदमी पार्टी को आपत्ति है कि भाई अन्ना हजारे का सहारा लेकर के तो बने ही दोनों ही, मैंने किरण बेदी भी उन्हीं के बल पर आई थी और बल्कि सही माने में उसमें तो इनको फोटो बीजेपी संघ के लोगों का भी लगाना चाहिए था कि उन्होंने बड़े लड्डू पेड़े इनको खिलाए थे रामलीला मैदान में और अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल ही भस्मासुर बीजेपी के लिए बन गए कि अब उनके सिर पर ही हाथ धर दे। तो मुझे लगता है कि लड़ाई इस हद तक है। विज्ञापन बड़े बड़े, आम आदमी पार्टी भी जितना प्रचार पर आप देखिए दिल्ली में, मुझे जो देखता है हर बस स्टैंड पर कितने बड़े पैमाने पर खर्च किया गया। यदि आम जनता के बीच में बीजेपी का प्रचार हम लोग पहले ज्यादा मानते थे, लेकिन अभी पिछले दिनों में कम से कम, अब हो सकता है एक हफ्ते में फिर बीजेपी बढ़ा दे, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रचार उससे कम नहीं है, उससे तीखा नहीं रहा है। इन दोनों पार्टियां जिस हुनर के साथ मैदान उतर रही थी, अभी दोनों ही पार्टियां आमने सामने और दोनों के पास एक ही तरह के हथियार हैं। एक ही, और दूसरा मोबाइल फोन पर जितना जैसे सोशल मीडिया का उपयोग आम आदमी पार्टी ने तो उसी ने शुरू किया था ज्यादा, बीजेपी भी अब उसको उससे ज्यादा पैमाने पर उनके कैंडिडेट भी, और जो उनके गए हैं, मतलब हमारे पास भी जो आते हैं, जो उनकी पार्टी छोड़ करके गए हैं वो लोग भी उसी तरीके से अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में, और ये बात भी कोई शक नहीं है कि अन्ना हजारे का नाम का उस आंदोलन का उपयोग किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह राजनीतिज्ञ हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सारे मंत्रियों को लगाना ये भी अद्भुत है। मैंने कांग्रेस यूपीए की सरकारों के दौरान भी हमने देखा कि इतने सारे मंत्री किसी एक प्रदेश के चुनाव में मुझे कभी नहीं दिखाई देते थे। ये कहा जाए आलोक जी कि जो राज्य के नेता थे बीजेपी के, उन पर भरोसा नहीं रहा बीजेपी को इस लड़ाई में, या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी जो सफाई दे रही है, बीजेपी का जो दावा है कि हमारे पास तो विस्तार बहुत ही बड़ा संगठन है, हमारे पास लोग हैं, तो हम उतार रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए कवि जी, इस असली समस्या क्या है कि इसे शुरू में जिस ढंग से चलाया गया, तो ये मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते भी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा है। दिल्ली का किला, जैसे कहते हैं ना, कौन सा किला फतेह किया गया, तो आज छत्तीसगढ़ को जीते, झारखंड जीते, हरियाणा जीते, उससे ज्यादा आवश्यक हो गया है कि दिल्ली यदि जहां एक नई पार्टी उभरी और कांग्रेस जहां बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी, ऐसी स्थिति में बीजेपी यदि यहाँ चुनाव हार जाती है, कांग्रेस का विकल्प बनकर के देश में आई है, तो पूरे देश और दुनिया में मैसेज जाएगा कि दिल्ली ऐसे छोटे राज्य का चुनाव, एक जहां की आबादी 1.5 करोड़ 2 करोड़ है, उसमें बीजेपी नहीं जीत सकती है। ये इसलिए प्रतिष्ठा की दृष्टि से मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, नाक का सवाल बन गया है। नाक का सवाल बन गया, और इसीलिए अब तो जैसे आज अमित शाह तो दावा कर रहे हैं कि बहुमत आएगा, इतना बहुमत आएगा, यदि नहीं आता है तो इसलिए सारे मंत्रियों को लगाना शायद एक मजबूरी हो गई है। और स्थानीय नेताओं पर ये सही है उससे, बल्कि इसीलिए अब उनको स्वयंसेवकों को कहना पड़ा है, आरएसएस को भी कहना पड़ा है कि भाई आप करिए, चूंकि लगा था कि किरण बेदी जी के आने से अंदर थोड़ी खलबली, बेचैनी हो गई थी, लोगों ने अपना संतोष भी जाहिर किया था कि भाई वो तो डंडा चला के बात करती है, हम कैसे काम करेंगे। तो जो स्वयंसेवकों की पार्टी थी उनको आज ये बताना पड़ा और मंत्रियों को भी लाना पड़ा कि भाई आपकी ड्यूटी है कि आप इसको जिता करके आप इसको इंश्योर करेंगे। लेकिन ये सही है कि दिल्ली की जनता के हित के मुद्दे जरूर, उन पर ज्यादा मुद्दों को ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना होता यह है कि वायदे सब करते हैं, आपको मकान दे देंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान, मैं खुद हमारे पड़ोस में जो झोपड़ियां थी उनको 7-8 साल से झोपड़िया को मकान, उनको जमीन भी नहीं मिली, मकान भी नहीं मिले, पर्चा थमा दिया गया। तो ऐसे वायदे भी न करें कि आप उनको देंगे, और वो भी 2022 का वैसे वायदा किया है ताकि 2019 का चुनाव भी निपट जाएगा। ये ध्यान जी, इस बार के तीनों पार्टियों में कहूं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीनों के अगर पोस्टरों घोषणाओं को देखिए तो कमोबेश वही जो कहते हैं ना कि फ्री वाली बातें हैं, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, फ्री में मकान। क्या कहें कि एक ही फॉर्मूला तीनों पार्टियां अपना रही हैं, क्या वजह क्या है इसकी? इसकी वजह मेरा ख्याल है आम आदमी पार्टी ने वो फार्मूला अपनाया था जो चौटाला जी एक जमाने में, जो हरियाणा में अपनाए गए थे, कुछ और राज्यों में, कि फ्री देने वाला, तो दिल्ली के गरीब जनता को धोखा देने वाला है।
क्योंकि आप उतना फ्री दे नहीं सकते। बिजली देखिए, दिल्ली की सरकार के हाथ में वो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होता है वो तय करता है, उसके लिए एक अलग मशीनरी पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बिजली का रेट तय करेगी। उसी तरह से जहां सुविधाएं स्वास्थ्य करना है तो वहां नगर निगम कुछ करता है। बाद में यही कहेंगे, यदि केजरीवाल पावर में कहेंगे केंद्र सरकार ये नहीं दे रहा है, डीडीए ये नहीं कर रहा है, पुलिस ये नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। और अब देखिए, बीजेपी ने भी इस बार पूर्ण राज्य का दर्जा बने, जो कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ में, यदि चाहे किरण बेदी भी आ जाए, क्या उनको पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा? ये जवाब अभी बीजेपी नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि ये भी क्लियर होना चाहिए, डीडीए क्यों नहीं दिल्ली सरकार के अधीन है। जो वही मैं कहता कि जो असल मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे हुआ करते थे चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, जिन पर पिछले चुनाव लड़े गए, विशेष राज्य की दर्जे की एक अलग राज्य की बात, डीडीए को, इंडिपेंडेंट की बात, सुरक्षा को लेकर ज्यादा अधिकार, उन पर कोई कहीं चर्चा क्यों नहीं दिख रही है? चर्चा तो उल्टा है। आज वेंकैया जी ने जो कहा, नायडू ने, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, डीडीए हमारे अंदर में रहेगा, इसलिए तो मेरी डीडीए से कुछ चाहिए तो हमें वोट दो। तो मुझे लगता है कि उस मामले में गरीबों को थोड़ा सा भ्रमित करने की कोशिश, आप चाहे इंदिरा गांधी के समय का कैसे गरीबी हटाओ कहा गया था, नहीं पूरा हुआ, लेकिन आज जब इतनी प्रगति हम कर चुके हैं, तो जो न्यूनतम सुविधाओं के जो सही वायदे प्रैक्टिकल हो, उनसे कहा जाए नहीं आपको बिजली थोड़ा देंगे ताकि आपके बच्चों को पढ़ाई हो सके, आपको 10 रुपए में सस्ती बिजली दी जाएगी, ये तो करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा लोगों को झोले में रखा, जैसे अभी भी लोग ये मुझे कहते हैं कि साहब देखिए, उनके आने से पुलिस भ्रष्टाचार नहीं करे, जबकि पुलिस केजरीवाल जी के अंडर में नहीं थी, तो उनके कहने से कोई पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला। और आज केंद्र में चाहे सरकार आ जाए, पुलिस जहां पर पैसा वसूल करती है आज भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल यदि होंगे तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। वरना पूरे लोकतंत्र के लिए, चूंकि हम राज्यसभा में बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बेहतर है कि ऐसे वायदे किए जाएं जो आप पूरे कर सके, और जनता को जो अपनी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं कि हमारे पास इतना आर्थिक पैसा नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी मदद करें। रोजगार यदि दिल्ली में नहीं मिल सकता है, चूंकि इतना प्रदूषण है, कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? आज बीजिंग जिसको हम बात करते हैं, वहां पर 5000 फैक्ट्रियां वहां के राष्ट्रपति कर सकते हैं बंद, लेकिन क्या मोदी जी की सरकार यहाँ कोई प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियां कहीं चल रही है उसको बंद कर सकेंगे? या कारों में आपकी कारें कम चलने दी जाएगी, इसकी घोषणा भी करने की स्थिति में हमारी सरकार नहीं है। कि वादे ऐसे हों जो हकीकत के करीब हों, फरेबी वादों से दूर रखा जाए राजनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। जयंती नटराजन ने छोड़ी कांग्रेस, लगाए गंभीर आरोप, सरकार करेगी जांच। देखिए पहली खबर, जयंती का इस्तीफा, आज रात 8 बजे। Hello and welcome to IST. I'm Siddharth Vardarajan and my guest today is Mr. Ali Akbar Torkan. Because of sanction, we have lost 60% of the capacity of oil export of Iran is the first country that are against extremism. The Indian side, strategically, they need to have this pipeline and this source of energy. Watch Ali Akbar Torkan, Chief Advisor to President of Iran, in conversation with Siddharth Vardarajan in Indian Standard Time on Rajya Sabha Television. यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नटराजन ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर रोके रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया, जबकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोपों की जांच का ऐलान किया। जयंती नटराजन ने शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ी परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया। As minister, I received several instructions from the office of Vice President Shri Rahul Gandhi, especially with the Adani project. There was specific input which was given to me from his office. जयंती नटराजन ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों की नाराजगी के बावजूद वो राहुल गांधी के निर्देशों के मुताबिक फैसले लेती थी, लेकिन पार्टी ने न सिर्फ उनकी उपेक्षा की बल्कि छवि खराब करने की कोशिश की गई।
कांग्रेस ने जयंती नटराजन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। न राहुल गांधी न श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। अगर हस्तक्षेप करना ही चाहते तो वे प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे, मंत्री खुद बन सकते थे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष को छोड़िए, कांग्रेस का आम आदमी, आम वर्कर, कोई भी सांसद या एमएलए क्या हक नहीं रखता कि ऐसा कोई भी पर्यावरण या ट्राइबल्स के विषय में अगर कोई याचिका है तो वो मंत्री को भेजे। परियोजनाओं को लेकर जयंती नटराजन के आरोपों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कानून की बजाय पसंद नापसंद के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देना अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। साथ ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नटराजन के आरोपों की जांच का ऐलान किया है। इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती, ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ थी कि जिन मसलों का, जिन फाइलों का, जिन प्रकरणों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं उन फाइलों को फिर से देखूं कि क्या हुआ था। जयंती नटराजन के आरोप अब तक किसी भी कांग्रेस नेता की ओर से पार्टी हाईकमान पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। हालांकि जयंती नटराजन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आर्थिक विकास मापने के लिए तय नए आधार वर्ष के बाद विकास दर के आकलन में सुधार हुआ है। गुरुवार को नेशनल अकाउंट के लिए आधार वर्ष 2004-05 की बजाय 2011-12 तय किया गया। नए आधार वर्ष के मुताबिक 2013-14 के दौरान देश की विकास दर 6.9% आंकी गई, जबकि पुराने आधार वर्ष के मुताबिक ये दर 4.7% थी। नए आधार वर्ष के तहत स्थिर मूल पर भारत की कुल जीडीपी 2012-13 में 92.8 लाख करोड़ और 2013-14 के दौरान जीडीपी 99.2 लाख करोड़ रुपए रही। सबसे बड़े विनिवेश फैसले के तहत आज सरकार ने कोल इंडिया के 10% शेयर बेचे, लेकिन खुदरा निवेशकों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। खुदरा निवेशकों के लिए 12 करोड़ 63 लाख शेयर थे, लेकिन 5 करोड़ 36 लाख शेयर खरीदने के ही प्रस्ताव आए। विदेशी संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड, बैंक और बीमा कंपनियों के लिए रखे गए 50 करोड़ 53 लाख शेयरों के लिए 60 करोड़ 83 लाख शेयरों के प्रस्ताव मिले। एक शेयर कीमत 358 रुपए थी, लेकिन औसत बोली 360 रुपए से कुछ अधिक रही। इससे सरकार को 22,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। शेयर बाजार में आज कोल इंडिया के शेयर में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में सूचकांक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कहा कि पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष भगरोडिया, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कंपनियों को अवैध रूप से कोयला ब्लॉक देने में मदद की थी। ये मामला AMR आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की और गहन जांच के आदेश दिए। इस मामले में राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, AMR आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज जायसवाल भी आरोपी हैं। इसके साथ ही अदालत ने कई मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर सीबीआई को आज फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने यूटर्न लेते हुए बिना वाजिब कारणों से कई मामलों को बंद करने की सिफारिश की है। सीमा पार से जम्मू कश्मीर में गोलीबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार देर रात तक 10 भारतीय चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। बीएसएफ की ओर से इसका माकूल जवाब भी दिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार की रात अरनिया और आरिसपुरा सब सेक्टर में 10 सीमा चौकियों पर गोलाबारी की। रिहायशी इलाकों को भी मोर्टार और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया, लेकिन गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ ने फिर नाकाम कर दी। बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है, फिर भी और मुझे लगता है ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन बिड को कवर करने के लिए की जा रही है। रोज ही हम लोग देख रहे हैं, लोग आते हैं HTI में दिखाई देते हैं और उनको रिपल्स करने की कोशिश की जाती है। इन्फिल्ट्रेशन कोई सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं हुआ है। गोलीबारी की वजह से सीमावर्ती गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां रह रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान की ओर से करीब आधा दर्जन बार सीज फायर तोड़ा गया है। 27 जनवरी को भी पाक रेंजर्स ने इस इलाके में गोलीबारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लखनऊ में आज विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें देश भर से
विधायिकाओं के प्रमुख पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। विकास में संसद की भूमिका और पेपरलेस पार्लियामेंट के एजेंडे वाले सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव भी शामिल हुए। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और इसे पूरा करना सचिवालय के सामने बड़ी चुनौती में है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह ने। सर, ये पीठासीन अधिकारियों और जो सचिवों का सम्मेलन है यहाँ, तो जो चाहे वो विधानसभाएं हों, विधान परिषदें हों, ये जो अपने संसद के दोनों सदन हैं, इनमें सचिवों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो पूरा प्रशासन से लेकर के पूरा ये जो नई सूचना क्रांति और चुनौतियाँ, उसमें किस हिसाब से चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जैसे मैंने कहा 350 मिलियन से ज़्यादा है, उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, वो जो है आज कल बड़े उत्सुक तरीके से वो जानना चाह रहे हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे काम करें। तो हमारे ऊपर, सचिवालयों के ऊपर ख़ास तौर पे ये बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने प्रोसीजर्स, अपने जो सेक्रेटेरिएट्स को उस रफ्तार से उतना ही तेज़ रखें जिससे लोगों की डिज़ायर्स हैं। इसलिए हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे विषयों पे डिस्कस करेंगे आपस में कि हम लोग इस चैलेंज को कैसे मीट कर पाएँ। ये जो सम्मेलन है, ये कितना अहम होता है खासतौर पर जो है आम लोगों के जानने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग अब 2011 के बाद मिल रहे हैं, तो बहुत से ऐसे नए स्टेट बन गए हैं, जैसे तेलंगाना बन गया है, दूसरी स्टेट्स बन रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से गाइडेंस चाहिए होती है। हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर हम लोग कॉमन सुझाव देते हैं। तो ये बहुत ही इंटरनल मीटिंग्स होती है और उसमें जो है बहुत सी इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं सबके, और बहुत फॉलोअप होता है। इस पर तो रेगुलर फॉलोअप होता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 6 दिन के चीन दौरे पर कल रवाना होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के ठीक बाद ये दौरा हो रहा है। भारत और चीन आपसी संबंधों को नई रफ्तार देने पर बात करेंगे। सुषमा स्वराज के चीन दौरे से पहले शुक्रवार को चीन के राजदूत ले यूचेंग ने विदेश सचिव एस जयशंकर से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चीन दौरे पर बात की। We have talked, about our bilateral relations, especially the coming visit of Sushma Swaraj, Minister of External Affairs, to China tomorrow, and the agenda, the outcomes, the possible outcomes of this visit. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर भी चर्चा करेंगे। वहीं भारत में चीन के निवेश के तौर तरीकों पर भी बात होगी। If they benefit, we too benefit. If they lose, we too lose. So it is loss and gain, and Delhi and Beijing have to assess at any given time how much they want to lose and how much they want to gain. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान 25 जनवरी को जारी साझा बयान में दक्षिण चीन सागर का भी जिक्र था। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। भारत और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विवाद के हल पर जोर दिया था और स्वतंत्र आवाजाही का पक्ष लिया था। सुषमा स्वराज बीजिंग में 2 फरवरी को रूस, भारत और चीन यानी रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शिरकत करेंगी। दुनिया की वर्तमान राजनीति में भारत और चीन के बीच सहयोग और टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, लेकिन चीन को जहां अपनी अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, वहीं भारत को भी अपनी आर्थिक प्रगति के लिए चीन से सस्ते तकनीक की जरूरत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीनी राजनेताओं के साथ अपनी बैठक में इन्हीं बातों पर जोर देने की कोशिश करेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिल बार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकारपुर में एक इमामबाड़े में हुए धमाके में 40 लोग मारे गए, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर यह धमाका जुमे की नमाज के वक्त किया गया। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि घायलों में कई की हालत नाजुक है। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज से टीम इंडिया बाहर हो गई है। पर्थ में खेले गए आखिरी लीग मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई। अंजिक रहाणे ने शानदार 73 रन बनाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सका। पूरी टीम 48.1 ओवर में 200 के स्कोर तक पहुंच सकी।
इंग्लैंड ने ये लक्ष्य 47वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 67वीं पुण्यतिथि पर आज देश ने उन्हें याद किया। उनकी समाधि राजघाट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्व को शांति का संदेश देने वाले बापू का जीवन अपने आप में एक दर्शन है। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।